हेल्दी और नीट एंड क्लीन रखने में हेल्प करती है। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, अपोप्टोसिस मीन्स सेल फ्रेंडली गुड बाय, समटाइम्स सेल नीड्स टू से गुड बाय ग्रेसफुली। एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊं तो अगर दो लोग रिलेशनशिप में हैं और उनका रिलेशनशिप जो है जो अच्छा नहीं चल रहा है, तो अगर वो लोग मेच्योर होंगे तो वो इस चीज को बहुत ही मेच्योरली हैंडल करेंगे कि नहीं यार चलो ठीक है, तुम अपनी जिंदगी में खुश हो, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, आगे बढ़ते हैं। जो इमेच्योर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लॉक कर देंगे। लेकिन मेच्योर लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, हम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली जो अपोप्टोसिस जो होता है वो भी सेम प्रिंसिपल फॉलो करता है। अब अपोप्टोसिस क्या होती है, एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। ये एसेंशियल होती है टिश्यू होम्योस्टासिस के लिए। होम्योस्टासिस हमने फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ है। ठीक है, डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो एक एनर्जी डिपेंडेंट है, प्रोग्राम सेल डेथ है और ऑर्डरली सेल डेथ है। ये नेक्रोसिस की तरह नहीं होती है, इसीलिए हम नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस में भी डिफरेंस भी पढ़ेंगे। की फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो की फीचर्स में इसका होता है सिंगल सेल होता है या फिर ग्रुप ऑफ सेल जो होते हैं वो मरते हैं। इसमें कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं होती, शेल श्रिंकेज होता है और फ्रेगमेंट्स दिखते हैं। मेम्ब्रेन ब्लेबिंग इसमें हमें देखने को मिलती है। मेम्ब्रेन ब्लेबिंग देखो मैं दिखाती हूँ क्या होती है। जैसे ये एक मेम्ब्रेन है ना, तो बेसिकली एक ऐसा छोटा सा पार्ट, हमने बडिंग की प्रोसेस पढ़ी हुई है अपनी क्लास 12th में। ठीक है, तो ये जो छोटा सा पार्ट है इसे हम बोलते हैं मेम्ब्रेन ब्लेबिंग। ठीक है, ऐसे एक छोटा सा पार्ट जो है वो निकल के बाहर आ जाता है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट चीज जो तुम्हारी है वो ये है कि फिजियोलॉजिकल रोल क्या क्या होते हैं। पहला आता है एम्ब्रियोजेनेसिस में। ये जो अननेसेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी बॉडी के, अननेसेसरी स्ट्रक्चर्स जैसे कि जब हमारी उंगलियों का डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमारी उंगलियों का जो डेवलपमेंट हो रहा है अगर हमारी उंगलियां जुड़ी हुई रहीं तो ये तो अब नॉर्मल डेवलपमेंट है। तो अपोप्टोसिस क्या करता है, ये जो हमारी उंगलियां हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप करवा देता है। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्या है, दूसरा है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में क्या इसका रोल है, ये लिम्फोसाइट के सिलेक्शन में हेल्प करता है। तीसरा है हार्मोन डिपेंडेंट एट्रोफी, जैसे कि एंडोमेट्रियम और प्रोस्टेट। एंडोमेट्रियम क्या होती है, एक लेयर होती है यूट्रस की। ठीक है, और ये एलिमिनेट करता है डैमेज और इन्फेक्टेड सेल्स को और टिश्यू रिमॉडलिंग की प्रोसेस में हेल्प करता है। पैथोलॉजिकल रोल्स की अगर मैं बात करूं, एपोप्टोसिस अगर बहुत ज्यादा हो गई तो न्यूरो डिजनरेटिव डिजीजेस जैसे कि अल्जाइमर्स हो सकता है। अगर अपोप्टोसिस की जो प्रोसेस है बहुत ही इनसफिशिएंट है, बहुत कम है, तो क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है और ऑटो इम्यून डिजीज हो सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी से जो गंदी चीजें हैं वो एलिमिनेट ही नहीं हो पा रही। ठीक है, तीसरा है वायरल इन्फेक्शन। अपोप्टोसिस जो है वो इंड्यूस करता है या इनहिबिट करता है वायरल इन्फेक्शन को। अब आ जाओ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के ऊपर। अब आ जाओ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलता है। पहला आता है सेल श्रिंकेज, सेल जो होता है वो सिकुड़ जाता है। तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस हो जाता है और ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। दूसरा होता है क्रोमैटिन क्लम्पिंग, जिसे हम बोलते हैं पिग्नोसिस। ठीक है, तीसरा आता है न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन जो कि होती है कैरियोरेक्सिस, और फिर आता है अपोप्टोटिक बॉडी का फॉर्मेशन, और लास्ट में होती है फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस जहाँ की कोई भी लीकेज नहीं होता और कोई भी इंफ्लेमेशन नहीं होता। अब देखो ये जो मैकेनिज्म है या फिर ये जो सीक्वेंस है जो ये फॉलो करता है, सीक्वेंस जो ये फॉलो करता है, पहला आता है पिग्नोसिस, फिर आता है कैरियोरेक्सिस, फिर आता है कैरियोलाइसिस। लाइसिस का मतलब पूरा जो न्यूक्लियस है वो डिसॉल्व हो जाता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म के ऊपर। तो इसमें क्या होते हैं, दो फेजेस होते हैं। पहला होता है इनिशियल फेज और दूसरा होता है एग्जीक्यूशन फेज। अब देखो इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ कि तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें अब अपने जो एग्जाम है उसमें टॉप करना है, अच्छे नंबर लाने हैं। अब टॉप करने के लिए तुम्हें पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, लेकिन पढ़ाई करने से पहले तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए मोटिवेशन। जब तक तुम्हें उस चीज का मोटिवेशन नहीं आएगा तुम उसकी तैयारी भी नहीं करोगे। सिमिलरली तो मोटिवेशन तुम्हारा कौन सा फेज में आ गया, इनिशिएशन फेज में। अब
मोटिवेशन तो भैया हमने बहुत सारी मोटिवेशन की वीडियोस देख ली, लगातार 100 150 वीडियोस हम देखे जा रहे हैं मोटिवेशन की, ठीक है। अब मोटिवेशन से ज्यादा तो कुछ नहीं होगा जब तक तुम उसे एग्जीक्यूट नहीं करोगे, राइट। तो अब आता है एग्जीक्यूशन। फोरेंसिक पाथवे में क्या होता है, ये इंटरनल स्ट्रेस जो होता है, जैसे कि डीएनए डैमेज, ग्रोथ फैक्टर्स, इनसे जो होता है वो ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बैक्स और बेड होते हैं वो स्ट्रेस रिसेप्टर्स होते हैं जो इंक्रीज हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, साइटोक्रोम सी रिलीज होता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, ये एक्सटर्नल सिग्नल्स जो होते हैं, एक्सटर्नल सिग्नल से ये लोग ट्रिगर हो जाते हैं, ठीक है। इसमें होता है कैस्पेस 8 का एक्टिवेशन। एग्जीक्यूशन फेज में क्या होता है, एग्जीक्यूशन फेज में जो कैस्पेस होते हैं वो सेल्यूलर प्रोटीन्स को तोड़ देते हैं, डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो जाता है और लैडर पैटर्न हमें देखने को मिलता है। लैडर पैटर्न हमें देखने को मिलता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। साइटोस्केलेटन का ब्रेकडाउन होता है और मेम्ब्रेन ब्लेबिंग हमें देखने को मिलती है। रेगुलेटर्स क्या होते हैं, दो होते हैं, प्रो अपोप्टोटिक, एंटी अपोप्टोटिक। प्रो में आता है बैक्स, बैड और कैस्पेस। एंटी अपोप्टोटिक में आता है बीसीएल, आईएपी और प्रोटीन्स, ठीक है। चलो अब आ जाओ, तुम बात कर लो डिफरेंस अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस की। एनर्जी जो होती है अपोप्टोसिस में चाहिए रहती है, नेक्रोसिस में नहीं चाहिए। सेल साइज जो होता है अपोप्टोसिस में श्रिंक हो जाता है, नेक्रोसिस में स्वेल हो जाता है। मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी यहाँ पे मेंटेन रहती है, यहाँ पे लॉस हो जाती है। इन्फ्लेमेशन एब्सेंट होता है अपोप्टोसिस में, नेक्रोसिस में प्रेजेंट होता है। डीएनए फ्रेगमेंट्स रेगुलर होते हैं, लैडर पैटर्न, और नेक्रोसिस में रैंडम देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट मार्कर्स की अगर मैं बात करूं तो एनेक्सन 5 होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अर्ली अपोप्टोसिस में। टनल ऐसे होता है डीएनए फ्रेगमेंटेशन के लिए। कैस्पेस एक्टिविटी देखते हैं हम फंक्शनल अपोप्टोसिस के लिए, और माइटोकॉन्ड्रियल ऐसे होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल लॉस देखने के लिए। क्लिनिकल कोरिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि जब भी तुम कोई एक आंसर लिखते हो तो तुम्हें क्लिनिकल कोरिलेशन उसका लिखना ही लिखना है। क्लिनिकल कोरिलेशन में पहला आता है कैंसर। कैंसर में क्या होता है, ये एक इवेस है अपोप्टोसिस का, इसमें म्यूटेशन हो जाती है P53 और BCL2 के ओवर एक्सप्रेशन से। ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो तुम्हें देखने को मिल सकती है। न्यूरो डिजनरेशन, अगर एक्सेसिव अपोप्टोसिस हो रही है तो तुम्हें देखने को मिल सकती है। इस्चेमिक इंजुरी अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का कॉम्बिनेशन होता है। फिर आता है थेराप्यूटिक टारगेट्स लाइक इन द कैंसर ट्रीटमेंट एंड द इम्यूनोमॉड्यूलेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अपोप्टोसिस। कोई भी डाउट हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।